देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची कल हम लोगों ने शुरू किया, तो आपको पता था जो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8, और अभी कितने हैं? 12। तो यानी बाकी 4 क्या हो गया? बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और हम कल भी बोले थे, इससे एक सवाल आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो इसको याद करना भी आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड काम है नहीं। ऐसे तो पूरा पॉलिटी ही आसान है। कल हम लोगों ने देखा था पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची किससे संबंधित था? राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के से। और इसके अनुसार भारत का एक और नाम क्या है? इंडिया। यानी भारतीय संविधान में 2 ही नाम की चर्चा की गई है, भारत और इंडिया। आपसे पूछा जाएगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा अनुसूची नंबर 2, जिसमें क्या था? जो विशिष्ट पदाधिकारी है उसके वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित था? विशिष्ट पदाधिकारियों के सेवा शर्तें एवं शपथ से। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन और राज्यों के प्रतिनिधि, यानी किस राज्य से कितने प्रतिनिधि होंगे, राज्यसभा में कितने सीट होंगे, इसकी चर्चा भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में की गई। 5 और 6 में क्या है? अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन से। लेकिन जो अनुसूची 6 है उसमें स्पेशली 4 राज्यों का चक्र है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शक्तियों के विभाजन से। और भारतीय संविधान में शक्तियों को 3 भाग में बांटा है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पे कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। राज सूची पे कौन बनाती है? और समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर के। संघ सूची में अभी कितने विषय हैं? 100। राज सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची, ठीक है। देखिए, यह सूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। यानी 8वीं अनुसूची भारत की राजकीय भाषाओं से संबंधित है। भारत की राजकीय भाषाओं से संबंधित है। देखिए, जब मूल संविधान था उसमें कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। यानी 8वीं अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है। और अभी में 8वीं सूची के तहत कितने भाषाओं को राजकीय दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं। लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 14। तो आखिर यानी बदलाव तो हुआ होगा। तो सबसे पहली बार जो बदलाव हुआ है वो कौन था? 21वां संविधान संशोधन 1967। और इसमें किसको जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। ठीक है, तो यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और भाषा बढ़ के कितना हो गया? 15। 14 से बढ़ करके 15। फिर कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें किसको से जोड़ा गया? कोंकणी
मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। और लास्ट आखिरी बार कब जोड़ा बदलाव किया गया है? 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें किसको शामिल किया गया? मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो। तो देखिए, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं। अभी वर्तमान में कितनी है? 22। तो देखिए 14 था, 67 में कौन सा जुड़ा? सिंधी। अच्छा, तो सिंधी भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? पंजाब के क्षेत्र में, है नहीं? क्योंकि पंजाब का जो कुछ हिस्सा सिंध से भी जुड़ा हुआ है ना, तो पंजाब या इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेपाली कहाँ बोली जाती है? नेपाल। याद रखिएगा, भारत के कई सारे एग्जाम है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, तो उसमें नेपाली लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। नेपाल और भूटान का 2 अलग राज्यों से भी लोग भर सकते हैं। ऐसा कोई बंदिश है? सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में नेपाली लोग भर सकते हैं, भूटानी लोग भी भर सकते हैं, ठीक है। तो भाई जाहिर से नेपाली भाषा रखना पड़ा। मणिपुरी तो आपको पता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? नहीं, कोंकणी है गोवा, महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा, गोवा महाराष्ट्र। याद है जब आप पढ़िएगा ज्योग्राफी, कोंकण क्षेत्र, कोंकण क्षेत्र है, तो उसी कोंकणी नाम से कोंकणी भाषा पढ़ा है। तो आपको गोवा और महाराष्ट्र के निचले वाले हिस्से में आपको मिलेगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 कितना जोड़ दिया गया? मैथिली, डोगरी, संथाली और मैथिली तो पता होगा कहाँ पे? बिहार के किस हिस्से में? उत्तर बिहार। डोगरी कहाँ बोली जाती है? हाँ, ये उत्तराखंड के जो है आदिवासी वो सब बोलते हैं। संथाली झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों में। अब बोडो, देखिए बोडो जो है ना, जब आप जाइएगा सिक्किम तरफ जाइएगा तो बंगाल का ये न्यू जलपाईगुड़ी ये जो क्षेत्र है या उससे ऊपर के एरिया, तो उसको बोडोलैंड कहते हैं। तो वहाँ पे आंदोलन कई वर्षों से चल रहा है इस देश में, तो वो लोग चाहते हैं उसको बंगाल से हटा करके एक अलग क्षेत्र बोडोलैंड बनाया जाए। यानी सिक्किम और महाराष्ट्र के बीच का, इसका बंगाल का बीच का जो एरिया है, जिसे आप लोग दार्जिलिंग और का जो क्षेत्र है, न्यू जलपाईगुड़ी का क्षेत्र है, तो ये सब बोडोलैंड इसलिए बनाना चाहता है। तो देखिए 14 था, फिर 15 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, 18, 19, 20, 21 और 22। यानी मूल संविधान में कितने थे? 14 भाषाएं, जो बढ़ के कितने हो गए? 22। पहला सवाल तो आपको यही बन जाएगा। देखिए सवाल कहाँ कहाँ से बनता है? पहला बनता है 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो राजकीय भाषा से। दूसरा सवाल पूछा जाएगा, जो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। तीसरा सवाल पूछा जाएगा, मूल संविधान में 8वीं सूची में कितनी भाषाएं थी? 14। चौथा पूछा जाएगा, जो मणिपुरी को कब शामिल किया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा? 71वां संविधान। मैथिली को? अच्छा बताइए, बिहार के किस किस भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जो बिहार में बोली जाती है? तो एक हिंदी तो है, मैथिली है, संथाली है, क्या भोजपुरी को है? भोजपुरी को अभी तक नहीं मिला है। उर्दू को है, लेकिन भोजपुरी को नहीं है, मगही को नहीं है अभी तक, ठीक है। तो यह है 8वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ, ठीक है। लिखिए, देखिए अब तक जितने भी आप 8 अनुसूची देखे थे, ये सब मूल संविधान में था। अब बाकी जो 4 है उसे धीरे धीरे जोड़ा गया है। तो सबसे पहले जो 9वीं अनुसूची है, ये कब जोड़ा गया है?
पहला संविधान संशोधन 1951 के, यानी 9वीं अनुसूची जो है पहली बार ही जोड़ा गया। ये पहला जो बदलाव हुआ संविधान में वो 9वीं अनुसूची से ही संबंधित था। ठीक है, कि संविधान तो बन गया, 26 जनवरी 1950 लागू हुआ, फिर दिक्कत आई क्या, क्योंकि संविधान में के मूल अधिकार में क्या दे दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। यानी मूल अधिकार में क्या शामिल कर दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, यानी एक तरफ हमने कह दिया जो संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, जमींदारी प्रथा को समाप्त करेंगे और गरीबों में भूमि का बंटवारा किया जाएगा, है कि नहीं, भूमि का बंटवारा किया जाएगा। अब सोचिए, चलिए मान लीजिए आपके पास 100 बीघा जमीन है। अब सरकार ने क्या कहा, पहले कहा जमींदारी प्रथा अंत करेंगे और हदबंदी करेंगे। हदबंदी यानी आपके जो भूमि को नियंत्रित या कम किया जाएगा और आपसे छीन करके किसको दिया जाएगा, गरीब लोगों को। ठीक है, तो आप मान के चलिए अगर आपके पास आए सरकार, बोले भाई देखो तुम्हारे पास 100 बीघा ज़मीन है, 70 बीघा ज़मीन तुम हटाओ अपना, इसको हम गरीब बेचेंगे, 20 बीघा तुम रखो, तो आप क्या कीजिएगा, केस करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। तो आप कहाँ जाते, कोर्ट जाते। तो ये लागू आप करते तो ये मिस हो जाता, ये लागू करते तो ये गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। कि एक तरफ आप हमको अधिकार दिए हैं संपत्ति का अधिकार, और दूसरी तरफ आप हमसे संपत्ति छीन रहे। तब पहली अनुसूची, पहला संविधान संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची कहा गया, और इसमें कहा गया अगर सरकार किसी राज्य हित में कोई संपत्ति लेती है तो इसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। यानी अगर कोई भी विषय या कोई भी कानून अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और इस तरह संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है, यानी ये मान लिया गया संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी अब आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो इसी हिसाब से क्या है, 9वीं सूची क्या कहता है, जब अगर आप सरकार को लगे जो ये काम अनिवार्य है और सरकार वो काम करती है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे मान के चलिए आपका गांव है, पता चला उस गांव में ज़मीन के नीचे पेट्रोल बहुत भरा पड़ा है, तो सरकार क्या करेगी, ज़मीन आपसे लेगी। अगर ये 9वीं अनुसूची नहीं रहता तो आपका गांव घर छीनता, आपका ज़मीन छीनता, तो आप जाके कोर्ट चले जाते, है कि नहीं। तो सरकार विकास कैसे करती, भाई पेट्रोल तो चाहिए, डीजल तो हमें चाहिए। तो अब सरकार क्या करती है, उस विषय को किस में डाल देती है, 9वीं अनुसूची में, और आपसे ज़मीन आपसे ज़मीन ले लिया जाएगा और आपको कहीं दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाएगा और ज़मीन पे तेल निकालना शुरू कर देगा, है कि नहीं। तो इसलिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ताकि अगर आपको कोई सरकार को कोई विशेष काम हो तो ज़मीन कब्जे में ले सकती है, या कोई ऐसा कानून बना सकती है जिसको अनुसूची में डाल दिया जाए तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो गया, कौन बोलते थे, देखिए चल बंद कर, विकास विकृति। देखिए 10वीं अनुसूची जो है ये किस में जोड़ा गया है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। यानी 10वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ा गया है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और ये किससे संबंधित है, दल बदल
विरोधी कानून से। 9वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? दल बदल विरोधी कानून से। और ये कब जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। देखिए होता क्या था, शुरुआत में तो पूरे भारत में कांग्रेस ही कांग्रेस चलता था, लेकिन 1970 के बाद जो है कई नई पार्टियां आना शुरू हो गई। ठीक है, धीरे धीरे जो क्षेत्रीय पार्टी का वर्चस्व बढ़ने लगा। कुछ लोग ऐसे करते थे, तुरंत पार्टी को छोड़ करके दूसरा पार्टी बना लेते थे, क्योंकि कोई कानून तो था नहीं छोड़ने के लिए। या कभी कभी ऐसा होता था, जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी के अध्यक्ष है, किसी व्यक्ति से मिल नहीं खाए तो तुरंत बाहर कर दिए उसको, है नहीं। चलिए मान के चलिए कोई हम पार्टी बनाए और आप उसके सदस्य, आप सांसद भी या विधायक बन गए, लेकिन आप में हमें हो गया बहस, हम तुरंत आपको बाहर कर दिए। तो आप सोचिए, आप जीत करके आए, करोड़ों खर्चा करके सांसद बने, हम अचानक आपको बाहर कर दिए, तो आपके साथ भेदभाव हुआ कि नहीं, गलत हुआ कि नहीं? तो या तो कोई आप अपने मन से छोड़ दिए, पता चला आप मेरे पार्टी से लड़े, कोई पैसा दे दिया, आप छोड़ दिए, है कि नहीं? तो ये सब गलत हो रहा था। इसके लिए 52वां संविधान संशोधन बनाया गया और ये कहा गया दल बदल से जो कुछ कानून बनाया जाए, ताकि कोई आसानी से ना तो छोड़े और ना ही कोई आसानी से किसी को निकाल सके। तो इसके आधार पे जो है, दल बदल विरोधी कानून के आधार पे जो है ये बताता है, इसमें नीति बना, इसमें जो है नियम बनाया गया, किस नियम पर किसकी सदस्यता रद्द होगी या किसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। अगर आप सांसद और विधायक है तो आपकी सदस्यता कब रद्द हो सकती है या किस कंडीशन में रद्द नहीं हो सकती है, इसमें ये बताया गया है। तो जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो किस कंडीशन में सदस्यता रद्द हो सकती है, यानी किस परिस्थिति में सांसद विधायक की सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी ये कंडीशन बताता है जो आपकी सदस्यता कब कब रद्द होगी। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला तो नॉर्मल है, जब स्वेच्छा से पद का त्याग करे। जैसे मान चलिए आप विधायक या सांसद बन गए और आप चाहते हैं जो हम इस्तीफा दे दें, हम राजनीति से संन्यास ले लें, तो आप आसानी जा सकते, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो पहला तो नॉर्मल कंडीशन है, जब आप स्वेच्छा से पद का त्याग कर दें तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन क्या ये गलत है कि सही है? सही है। अब मान के चलिए हमने आपको सांसद बनाया, 2 साल किए, आप पे खर्चा किए और आप बीच में छोड़ दिए, तो फिर से चुनाव होगा कि नहीं? सरकार का खर्चा बढ़ेगा कि नहीं? फिर से चुनाव कराएगा तो खर्चा बढ़ेगा कि नहीं? लेकिन उतना नहीं सोचिए, बस ये सोचिए, बस अगर आपको काटना हो बात को तो कैसे काट सकते हैं। अगर आप स्वेच्छा से पद का त्याग कर सकते हैं। दूसरा क्या है? जब निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी की सदस्यता ले लें, जैसे मान चलिए आप अभी विधायक है या सांसद है, निर्दलीय सांसद, जैसे मान लिया अभी पप्पू यादव, अगर ये किसी पार्टी से सदस्यता भी ले लेते हैं तो इसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। यानी आप कोई निर्दलीय है तो आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे आप किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो आप सांसद है या विधायक, आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी, ठीक है। तीसरा कंडीशन है पार्टी के विरोध में
मतदान करने पर। तीसरा पॉइंट क्या है? देखिए इसको समझिए आप, किसी भी पार्टी में जाएगा, चुनाव जाएगा, तो हर पार्टी अपना एक व्हीप नियुक्त करता है। व्हीप मतलब जब पढ़िएगा आगे चल करके, व्हीप होता है एक मेंबर ही होता है जिसका काम है जो अपने सांसदों या विधायकों का अनुशासन में रखे, यानी उसको अनुशासित रखे। अब जैसे मान के चलिए कोई पार्टी है XYZ, कोई पार्टी है और इसके कितने विधायक हैं? चलिए 30 विधायक है। XYZ एक पार्टी है जिसके कुल कितने विधायक हैं? 30 विधायक। तो उसी 30 में से क्या किया गया? एक को व्हीप बना दिया गया, यानी व्हीप को हिंदी में कहते हैं सचेतक। एक पद होता है, हर पार्टी का अपना एक सचेतक होता है। तो अब वो सचेतक का काम क्या है? अब पता चला जैसे 22 जनवरी 2025 को किसी भी विषय पे मतदान करना है, कोई मुद्दे पे मतदान करना है। जैसे मान के चलिए अभी मुद्दा आया जो बिहार में जो है महिलाओं, बच्चों या सब महिलाएं, वृद्ध महिलाएं जो है, विधवा महिलाएं हैं, सबको प्रति माह 5,000 रुपये दिया जाएगा सहायता के तौर पे। और इस कानून के लिए या इस योजना के लिए मतदान होना हो, ठीक है। मतदान कब रखा गया? 22 जनवरी 2025 को। तो अब XYZ का जो सचेतक है वो अपने सारे विधायक को कहेगा, भाई देखो 22 जनवरी को आपको विधानसभा में मौजूद होना है और इसके विरोध में मत डालना है, यानी किसके डालना है? इसके विरोध में, ठीक है। तो सचेतक ने सबको सचेत कर दिया है, भाई देखिए 22 जनवरी को जो योजना लाया जा रहा है इसके विरोध में आप सबको मतदान करना है। क्लियर है? अब क्या किया? इसमें से कोई एक व्यक्ति क्या किया? उसके सपोर्ट में, यानी उसके पक्ष में मतदान कर दिया। तो सचेतक कहेगा अरे यार तुम तो मेरे पार्टी के व्यक्ति हो, तुमको पता है ये पार्टी, हम लोग विपक्षी पार्टी हैं, तो हमें इस कानून का विरोध करना था, तुमने सपोर्ट कैसे कर दिया? ठीक है। तो फिर उस विधायक या सांसद को सचेतक एक लेटर देता है, भाई 14 दिन का समय दिया जाता है, 14 दिन के अंदर हमें ये बताओ आखिर तुमने पक्ष में मतदान क्यों किया, ठीक है। अगर 14 दिन के अंदर वो जवाब नहीं देता है या उसके जवाब से सचेतक संतुष्ट नहीं होता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी। क्या ये गलत है कि सही है? चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान के चलिए बिहार में शराबबंदी को बंद किया जाना चाहिए, यानी शराबबंदी को बंद किया जाना चाहिए, यानी फिर से शराब चालू करनी चाहिए। किसी पार्टी ने कहा आपको इस मतदान पे पक्ष में देना है जो शराब फिर से चालू हो, ठीक है, लेकिन आप शराब के विरोधी हैं, तो आप किसके पक्ष में मत दीजिएगा? शराब चालू हो इसके पक्ष में कि शराब बंद रहे इसके पक्ष में? पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, क्योंकि आप पार्टी के नाम पे चुनाव जीते हैं। चुनाव किस पे जीते हैं? और जब चुनाव उसके नाम से जीते हैं तो काम तो उसी के हिसाब से करना पड़ेगा ना, नहीं तो आप निर्दलीय बनिए। यही गलती होती है, जहां पार्टी वाइज चुनाव होता है वहां आपका व्यक्तिगत कोई मान नहीं रहता है, आप पार्टी से संबंधित ही रहिए, नहीं तो निर्दलीय लड़िए। निर्दलीय व्यक्ति कहीं भी जा सकता, कोई मतदान कर सकता है, उसको निकाल नहीं सकता। तो वही जब पार्टी के विरोध में मतदान करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। चौथा पॉइंट क्या है? मनोनीत सदस्य अगर 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाए तब।
देखिए कोई मनोनीत सदस्य है, मनोनीत सदस्य कौन, जैसे आपने देखा होगा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, विधानसभा में भी मनोनीत होते हैं। अगर वो सदस्य 6 महीने के बाद, यानी जब सदस्य बन जाते हैं उसके 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाता है तो उस कंडीशन में भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो ये कंडीशन है, 4 कंडीशन है कब कब किसी सांसद और विधायक की सदस्यता रद्द होती है। पहला, जब वो स्वेच्छा से पद त्याग कर दे। दूसरा, जब निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी से जुड़ जाए। चौथा, तीसरा, जब वह अपने पार्टी के विरोध में मतदान करता है। और चौथा, जब मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी पार्टी से जुड़ जाए तो। अच्छा, अब देख कोई व्यक्ति, कोई सांसद अगर मर जाए तो उसकी सदस्यता रहेगी कि जाएगी? हैं? अरे बेटा देखो, तो आदमी ही नहीं तो सदस्यता लेके क्या फायदा, आदमी गया सदस्यता गया, है कि नहीं? लेकिन ऐसा कभी पूछेगा नहीं, फिर भी इससे पूछ दिए हम। तो ये कंडीशन है कब कब सदस्यता रद्द हो सकती है। और इधर कंडीशन है किस परिस्थिति में सदस्यता रद्द नहीं होती है। किस परिस्थिति में सदस्यता रद्द नहीं होती है। अब देखिए जैसे क्या है, पहला पॉइंट, जैसे मान लो आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उस पार्टी का अध्यक्ष, जैसे आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चलिए मान लीजिए XYZ पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप XYZ पार्टी के एक विधायक या सांसद है, लेकिन इस पार्टी का अध्यक्ष आपको पार्टी से निकाल देता है, वो भी बिना किसी कारण के। वैचारिक मतभेद है, हम में आप में नहीं मेल खाया, चलिए निकलिए बाहर। तो इस कंडीशन में क्या सदस्यता रहेगा या जाएगा? नहीं जाएगा। पार्टी से अगर आपको निकाल दिया जाता है बिना किसी कारण के तो उसमें सदस्यता नहीं जाती। आप फिर निर्दलीय विधायक बन जाएंगे। पहले आप XYZ के विधायक थे, अब निर्दलीय विधायक। इसमें विधायक की गलती नहीं है ना, सांसद की गलती नहीं है ना भाई। यहाँ तो गलती था, आपने पार्टी के विरोध मतदान किया, हमने पार्टी, इस कंडीशन क्या है, हमने पार्टी का विरोध नहीं किया, हम किसी व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्ति का विरोध किए, ठीक है। तो जब किसी सदस्य को, सांसद सदस्य या विधायक को बिना किसी गलती के पार्टी से निकाल दिया जाता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाती है, ठीक है। नहीं, जब किसी सांसद या विधायक को बिना किसी गलती के पार्टी से बाहर निकाला जाता है तब। इस कंडीशन में वो सदस्य रहेगा लेकिन वो निर्दलीय सदस्य हो जाएगा। हाँ, एक और है, जब 2/3 से ज़्यादा सदस्य एक साथ दल को छोड़ दे। तो उस कंडीशन में भी सदस्यता मिल जाएगी। इसको कहते हैं विभाजन शब्द यूज हो जाता है, पार्टी का विभाजन हुआ, सदस्यता रद्द नहीं होगी। जैसे मान चलिए किसी विधायक का जो है, किसी भी पार्टी का 60 विधायक है, अब इस 60 विधायक में से कम 40 या इससे ज़्यादा विधायक एक साथ बाहर निकल जाता है या सांसद बाहर निकल जाता है तो उस कंडीशन में इन सब की सदस्यता रद्द नहीं होती है। इसको दल विभाजन कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? दल विभाजन। अच्छा, पूछा जाए
ये सदस्यता रद्द होगी कि नहीं होगी, इसका निर्णय कौन लेता है? अगर वो आप सांसद सदस्य हैं तो उसके लिए निर्णय लेने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। और अगर आप विधायक हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को। यानी किसी सदस्य की सदस्यता रहेगी या जाएगी, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ, यह किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। देखिए हम लोग आगे जो पंचायती राज देखेंगे तो उसमें देखेंगे पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पंचायत, या उसके बाद जिला परिषद, इस स्तर पर हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी देखिए क्या है, जो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992। देखिए कभी 92 आएगा तो कभी 93 आएगा, तो दोनों में अंतर क्या है? यह संविधान संशोधन कब आया था? 1993 में, लेकिन लागू कब से हुआ? 93 में। यानी 73वां संविधान संशोधन जो है ये लाया गया कब? 1992 में, और ये लागू कब से हुआ है? 1993 में। तो कभी कभी लोग 73वां संविधान 1992 में लिखता है, कभी कभी 93 में। और इस संशोधन के द्वारा जो पंचायत को जो है कौन सा दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा कहने मतलब संविधान में इसकी चर्चा की गई, जो आगे हम लोग देखेंगे 243 अनुच्छेद में देखेंगे, जहाँ पे कई सारे अनुच्छेद जोड़े गए, छोटे छोटे अनुच्छेद जोड़े गए। तो यानी आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 में ग्राम पंचायत को जगह दी गई। ठीक है, इस पर डिटेल चर्चा भी होगी जब हम लोग पंचायत पढ़ेंगे तब। अभी बस आप ये समझिए 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत को या पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और ये कब दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इस संशोधन के हिसाब से जो है ग्राम पंचायत यानी पंचायत के पास कुल कितने विषय दिए गए? 29 विषय। यानी पंचायत को 29 विषय पे कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये था आपका 11वीं अनुसूची। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची भी लगभग एक साथ ही आया था, 11वीं और 12वीं अनुसूची। ये कब आया था? 74वां। ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? और ये भी कब आया था? 74वां संविधान संशोधन 1992। और इसमें देखिए नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी 243 में ही है, ग्राम पंचायत भी है और नगर पालिका भी है। तो नगर पालिका को भी क्या किया दिया गया? संवैधानिक दर्जा। और इसमें कितने विषय दिए गए? कुल 18 विषय। यानी ये जो आजकल देखते हैं नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, ये सब भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसकी चर्चा 243 में की गई और ये कब किया गया है? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और नगर पंचायत को या नगर परिषद को या नगर निगम को कितने विषय पे कानून बनाने का अधिकार है? 18 विषय पे। ग्राम पंचायत को 29 विषय पे। तो ये सब जो है आपकी अनुसूची 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में, और 12 अनुसूची आपको याद रखना है।
और बाकी 4 कब जुड़े, किस संशोधन के द्वारा जुड़े और किससे संबंधित है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है।